हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करेंगे इसका वीडियो लेक्चर नंबर 4 और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर में इससे पूछे गए हैं तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो आज के हमारे की पॉइंट्स होने वाले हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वैसे तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। आफ्टर दैट इसके फंक्शन की हम बात करेंगे और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिंगर और निकोलसन मॉडल की हम बात करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं सेल की। जैसे कि मैंने बताया था, जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। लेकिन उन्होंने किसकी तरह पाया था सेल को? एक हनी कॉम्ब की तरह पाया था, जब उन्होंने डेड सेल यानी कि कॉर्क पे उन्होंने सेल्फ मेड उनके ही द्वारा डिज़ाइन किया माइक्रोस्कोप में उन्होंने जब स्टडी किया था। तो उस समय वो माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया, कब? 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई, उसके बाद भी सारी चीज़ों का जब बहुत अच्छे तरीके से और डिस्कवरी होने लगी और उसके बारे में खोजें होने लगी, तब वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया गया। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली अगर बात करें किसकी बनी होती है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो पहला पॉइंट जो है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें डेटा भी दिया गया है कि कितना % लिपिड होता है और कितना % प्रोटीन होता है। तो लिपिड जो होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 40% है एंड प्रोटीन आपका होता है 52%। और इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती, तो आंसर क्या होगा आपका? लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लाइको कहेंगे, जैसे अगर क्योंकि जो लिपिड के मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। एंड जिन प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो लिपिड और जो आपके प्रोटीन है उसी के ऊपर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाया जाता है। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, लिपिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। कैसा लिपिड पाया जाएगा आपका? फॉस्फोलिपिड। जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। अब वो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में ऊपर से राउंड होता है लाइक दिस, और नीचे को इसमें होती है 2 कार्बन की चेन। ये आपकी सैचुरेटेड होती है और ये वाली आपकी अनसैचुरेटेड होती है। ये वाली मतलब कंफर्म नहीं है, एक सैचुरेटेड होती है एक अनसैचुरेटेड होती है। तो लिपिड का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। यहाँ पर आपका फॉस्फोरस अटैच्ड होता है। ये आपका सैचुरेटेड जो कार्बन की चेन है वो है, और ये वाली अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन है। क्लियर? आई होप इतना आप क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया। बहुत ही अच्छा हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो एज यू नो, जैसे कि प्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन है, तो सबसे पहली बात बता दूँ, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। क्लियर? तो फॉस्फोलिपिड की कैसी लेयर होगी? बाई लेयर होगी। अब भाई बाई लेयर क्यों होगी? ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, क्या ये बनता है कि बाई लेयर कैसे होगी? तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाला पार्ट कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? जो वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, वाटर के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बट जो लिपिड होते हैं यानी कि जो फैट्स होते हैं उनके साथ इसकी नहीं होती है। तो ये हाइड्रोफिलिक है। वेयर एज जो आपकी कार्बन की चेन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपके होते हैं लिपोफिलिक।
फिलिक होते हैं, या फिर इसका मैं अगर वाटर के फॉर्म में अगर नाम दूं, और हाइड्रोफोबिक यानी कि जिसको पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिक। एक्चुअली जिन्हें डर लगता है वो फोबिया नाम से हमसे जानते हैं, तो हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसे हम लिपोफोबिक भी कह सकते हैं। ये आपके जो फॉस्फोरस वाला जो जहाँ पर अटैच्ड है आपके लिपिड में, वो वाटर के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब चले लेट्स कम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि बाय लेयर कैसे बनाएगा। तो देखिए एक्चुअली में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। हियर इज ए साइटोप्लाज्म जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, एंड आपका यहाँ भी क्या है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होता है। ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ भी एक प्रकार से वाटर है और यहाँ भी वाटर है, ठीक है। तो देखिए लिपोफिलिक वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ये वाले पार्ट ऊपर आ जाएंगे और इसके ये इधर हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर आप क्योंकि अगर ये पानी में होगा तो पानी में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लिपोफिलिक है, तो ये आपके रिवर्स बना देंगे लाइक दिस। और इसकी जो पैर हैं, टेल हैं, लाइक दिस, ऐसे हो जाएंगे। इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये बाई लेयर कैसे बना, बाई लेयर इसलिए बना क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, ऊपर और नीचे दोनों वाटर है, इसलिए ऊपर और नीचे हेड वाला पार्ट आ जाता है, और बीच में आपका क्योंकि ये लिपोफिलिक है, आपस में इनकी बॉन्डिंग हो गई तो आपकी टेल आपस में मिलकर हेड किनारे किनारे चले गए। इसलिए आपकी फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कैसी होती है, आपकी बाई लेयर होती है। क्लियर, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो। अब हम बनाते हैं कुछ प्रोटीन, क्योंकि हमने बात करी थी ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो कुछ प्रोटीन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो प्रोटीन मैं बना रही हूँ रेड कलर से हियर। तो प्रोटीन जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक जो पूरे धसे हुए होते हैं, क्लियर, और दूसरे जो थोड़े आपके ऊपर होते हैं लाइक दिस, ऊपर और नीचे ऐसे। कुछ एक अलग तरीके का भी प्रोटीन हम बना लेते हैं लाइक दिस, ऐसे करके भी प्रोटीन होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। एक यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर हम 2 टाइप के प्रोटीन देख पा रहे हैं। आपके फर्स्ट टाइप क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे। जो प्रोटीन है 2 टाइप के हैं। फर्स्ट वन जो पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, ठीक है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। और दूसरा आपका जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से की जो लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर या नीचे होते हैं, धंसे हुए नहीं होते, उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, दैट मीन्स ये वाले आपके पेरिफेरल प्रोटीन हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, ओके। हमने यहाँ पर अब प्रोटीन भी बना ली है, हमने यहाँ पे लिपिड भी बना लिया है। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इनके ऊपर। सपोज इसके ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट है। अब क्योंकि ये लिपिड है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस से इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइकोलिपिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट आपके किस में प्रेजेंट होंगे, आपके प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमने कार्बोहाइड्रेट भी बना दिया यहाँ पर, ठीक है।
अब बात करेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ आपके ब्लैक पेन से ही बना देती हूँ, इधर कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। दीज आर, जो मैं बना रही हूँ, दीज आर कोलेस्ट्रॉल, दीज आर कोलेस्ट्रॉल। अब भाई कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है ये भी यहाँ पे समझ लो। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होगा, एक्चुअली लिपिड है। लिपिड मतलब फैट्स है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा जब ठंड बढ़ती है तब फैट्स क्या हो जाती है, जम जाती है, जैसे घी जम जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारी सेल, अगर सेल मेम्ब्रेन अगर लिपिड से बनी होती है तो वो बनी होगी तो वो भी जमनी चाहिए। लेकिन ये बात हम पे लागू नहीं होती क्योंकि हम क्या है, होम्योथर्मिक है, मीन्स हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो अपने जो टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है। बट फिर भी इन केस मैं समझा दूं, जब ठंड बढ़ती है तो आपके जो लिपिड के जो पार्टिकल है वो क्लोजली आएंगे जमने के लिए। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स उनको साथ में नहीं आने देते। तू भी अपनी साइड रो, तू भी अपनी साइड रो, ऐसे करके वो धक्का दे के बनाए रखते हैं उनको। अब आपस में नहीं आए, अगर आपस में आ जाएंगे तो जम जाएंगे, ठीक है। तो ये आपस में जमने, जब टेम्परेचर बाहर आउटसाइड का जब बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बचाने के लिए, मतलब एक प्रकार से कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का ये वर्क हुआ। ओके, तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली हैं। हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। जो आपके एनसीईआरटी में एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिया गया है वो यही है। मैंने इन शॉर्ट उसे समझा दिया है। आपका लिपिड मैंने इतना ही बनाया, हालांकि वो पूरा ऐसे करके बना हुआ है तो आप उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है जो एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट था स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम फंक्शन की। देखिए फंक्शन क्या क्या होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो जो पहला फंक्शन है, गिव शेप टू द सेल, सेल को एक शेप प्रोवाइड करा रहा है वो, ठीक है। दूसरा, जो उसके अंदर के जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। उसको बाहर, अगर सोचो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारी चीज़ें स्कैटर्ड फॉर्म में होंगी, तो स्कैटर्ड फॉर्म में ना होकर के वो एक अंदर प्रोटेक्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शेप प्रोवाइड करा रहा है आपका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। दो चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मीन्स अंदर की चीज़ें बाहर भेजना, बाहर की चीज़ें अंदर भेजना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। उससे पहले आपको मैं यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, इसको समझा दूँ। ये आपका दिया था 1972 में, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें वही थी, इन्होंने कोई ख़ास चीज़ नहीं बताई। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मतलब ऐसी नहीं बनी होती है, ऐसी बनी होती, ऐसी बनी होती, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही थी। बस एक पॉइंट इन्होंने जोड़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई ऐसी फिक्स पन्नी की तरह नहीं है चारों तरफ, जैसे रस्सी हम फेंसिंग होती है ना, फेंसिंग हम लगा देते हैं चारों तरफ से, जैसे हमने एक गोला बनाना है, फेंस लगा दी, बीच में गोला है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती है कहा था, क्योंकि उसमें लिपिड है तो आपस में हिलती रहती है, ऐसे करके अपने प्लेस से मूव करते रहते हैं। कौन? लिपिड्स के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, जो लिपिड और प्रोटीन की जो बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड के फॉर्म में बनी होती है। तो इन्होंने इस मॉडल को कहा था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो उन्होंने क्या कहा था उस मॉडल को? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा था उन्होंने। जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक फिक्स नहीं है फेंसिंग की तरह, वो आपके लिपिड और जो प्रोटीन के पार्टिकल हैं वो अपनी प्लेस को रैंडमली या कंसिस्टेंटली वो क्या करते रहते, चेंज करते रहते। यही उन्होंने कहा था सिंगर एंड निकोलसन ने। समझ में आ गया? जैसे ऑयल की लेयर लग जाती है ना, आप कभी आप देखते हो, तो सेम वैसे ही प्लाज्मा हमारी मेम्ब्रेन है।
ओके तो हमने इतनी सारी यहाँ पर बातें कर ली हैं। अब हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन में जैसे कि मैंने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, जो फंक्शन के अंदर ही आएगा, ट्रांसपोर्ट। ओके तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट ये करता है, ये इसके 2 मेथड्स होते हैं। दीज आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या क्या होंगे? पैसिव एंड सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि जिसमें पार्टिकल्स मूव करने के लिए पैसा लेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होगी, मीन्स हमारी बॉडी की में ट्रांसफ़र करने के लिए कि भाई मैं इसको यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचा दूँगा, लेकिन मैं पैसे लूँगा, मैं फ्री में नहीं करूँगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, जहाँ पर एनर्जी लगती है। और ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पर कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट एनर्जी ही ट्रांसपोर्ट होते रहता है, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विदाउट एटीपी होगा ये ट्रांसपोर्ट, वेयर एज एक्टिव आपका होगा विथ एटीपी। क्लियर? तो पहला डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के बारे में आपने सुना होगा। डिफ्यूज़न आपकी ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर पार्टिकल्स मूव करते हैं उसके हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर जब वो मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव नहीं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तो पैसिव आपका 2 टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूज़न और सेकंड है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ओके, अब फैसिलिटेटेड मतलब किसी की हेल्प से, मतलब हेल्प के साथ डिफ्यूज़न होना, वो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहलाएगा। पहले हम सिंपल डिफ्यूज़न की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम पोलर नॉन पोलर की भी बात कर लेते हैं। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो आपके वाटर के साथ जिनकी सॉल्युबिलिटी होती है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जिनकी वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी नहीं होती है उन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑक्सीजन। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आपके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में क्या आएंगे? फॉर एग्जाम्पल O2 एंड CO2। CO2। अब देखिए सपोज यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है यहाँ से साइटोप्लाज्म होगा तो इसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ यहाँ पर CO2 है। अब CO2 इंट्रासेलुलर स्पेसिस में ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो इंट्रासेलुलर में ज़्यादा होगा, इंट्रासेलुलर में कम होगा। तो CO2 के मॉलिक्यूल मूव करेंगे यहाँ से यहाँ की ओर, तो वो आपके इन फैटी एसिड के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ से क्यों जाएंगे? क्योंकि वो वाटर से तो भाई नफरत करता है और ये भी वाटर में आपके नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि नॉन पोलर है, स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल होना ज़रूरी है, और वो कोई भी उसमें आयंस नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आपका CO2 कैसा है? इसको मैं लिख देती हूँ, नॉन पोलर है एंड आपका अनायनिक है, मीन्स नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक है, स्मॉल है। तो वो आपके यहाँ से होते हुए ऐसे करके पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे? चलो इसको मैं रेड से बना लेती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। उसके पार्टिकल्स ऐसे करके डिफ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है।
और उसी तरह से O2 का कॉन्सेंट्रेशन आपका कहाँ ज़्यादा होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस में ज़्यादा होगा, यहाँ और यहाँ कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आपकी डिफ्यूज़ होते होते यहाँ आ जाएगी, इनसे होते होते इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ चले जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को अक्रॉस करके जाते हैं। तो इस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ये किस टाइप का डिफ्यूज़न है, क्योंकि डिफ्यूज़न क्या है आपका, ओनली पार्टिकल्स मूव हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन है, लेकिन जब उसमें हम सेमी परमेएबल की मेम्ब्रेन लगा देते हैं। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया ही नहीं, वो क्या है आपका, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबिलिटी की तरह काम करती है सेलेक्टिवली। भाई सिलेक्टिवली है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर जा रहा है कोई भी बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है आपकी सेलेक्टिवली परमेएबल, सेलेक्टिवली परमेएबल है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो इसलिए ये जो सिंपल डिफ्यूज़न है एक प्रकार से स्पेशल टाइप ऑफ जो डिफ्यूज़न है वो क्या है आपका, ऑस्मोसिस है। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, मतलब हेल्प होना। यहाँ पर कोई हेल्प नहीं हो रही है, यहाँ पर जहाँ हायर कंसनट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसनट्रेशन की ओर चल दे रहे हैं पार्टिकल्स, तो कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हेल्प, जो पार्टिकल्स आपकी हेल्प की मतलब किसी हेल्प से ही इधर या उधर मूव करेंगे, तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहेंगे। जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज, जैसे आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और आपका वाटर है, ठीक है। वैसे तो वाटर आपका यहाँ से भी डिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल खिसकते मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाता है यहाँ से भी, लेकिन मेजरली कहाँ से होगा ये आपको मैं बताऊँगी। पहले हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ग्लूकोज के लिए यहाँ पर दो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे इंटर से इंट्रा में, ठीक है। उसी तरह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे इंट्रा से इंटर में, इस तरीके से। तो आपका जो डिफ्यूज़न है वो टू टाइप के प्रोटीन है, जिन्हें हम एक तो चैनल प्रोटीन कहते हैं, एक हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक आपका क्या है, नंबर 1 इसका चैनल प्रोटीन, दूसरा है आपका कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो सबसे पहले हम कैरियर प्रोटीन की मैं बात बताती हूँ। ग्लूकोज ये किससे रिलेटेड है, ग्लूकोज से रिलेटेड है, जबकि ये H2O से रिलेटेड है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर एक प्रोटीन है, सपोज कैरियर प्रोटीन है, तो उसकी शेप देखो कैसी होगी, उसकी शेप ना ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मेम्ब्रेन को, यहाँ तक का ऐसे। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल आया, सपोज ये ग्लूकोज आया, दिस इज ग्लूकोज, ओके। उसके बाद ये यहाँ पर फिट हो गया, उसके बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज करी और ये ऐसे हो गया, या फिर ये इसको कैरी करके यहाँ ला गया। तो इसकी नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगी, ये ऐसे हो गया और उसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ ड्रॉप कर दिया, दिस इज ग्लूकोज। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहेंगे। प्रोटीन की हेल्प से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जिस प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है उसे हम कैरियर प्रोटीन कहेंगे। अगर किसी कैरियर प्रोटीन का अगर नाम लिखने के कहो तो उसका एग्जाम्पल है GLUT4। GLUT4 इज द एग्जाम्पल ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके चैनल प्रोटीन की। चैनल प्रोटीन कैसे होते हैं, सपोज एक चैनल प्रोटीन हम यहाँ पे बना रहे हैं, दिस इज अ चैनल प्रोटीन, जो अंदर से हॉलो होते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे स्पेस होगा, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करके यहाँ को चले जाएंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड चैनल प्रोटीन। और ऐसा कोई चैनल प्रोटीन जो वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, उससे हम एक्वापोरिन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एक्वापोरिन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्वापोरिन इज द एग्जाम्पल ऑफ चैनल प्रोटीन।
GLUT4 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की भी बात कर ली है। यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है, या तो चैनल प्रोटीन के थ्रू होगा या कैरियर प्रोटीन की तरह होगा। और दूसरी हमने बात कर ली यहाँ पर सिंपल डिफ्यूज़न जो अक्रॉस होता है, ऑस्मोसिस होता है। अब बात करते हैं एक्टिव डिफ्यूज़न की। ठीक है, एक्टिव डिफ्यूज़न एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, डिफ्यूज़न नहीं, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया था ATP खर्च होगी। ठीक है, मतलब पहले पैसा दो फिर हम अंदर जाने देंगे, या पैसा दो तभी हम बाहर जाने देंगे, ये वाली कंडीशन होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए आपके जितने भी आयंस वगैरह हैं, तो और यहाँ पर जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट मूव करते हैं, ये तो आपके विद द कांस्टेंट ग्रेडियंट मूव करेंगे, मिस या हायर कंसंट्रेशन से हायर से लोअर की ओर, लेकिन ये लोअर से हायर की ओर करेंगे। इसमें मूवमेंट क्या होगी आपकी, लोअर टू हायर, यानी कि अगेंस्ट कांस्टेंट ग्रेडियंट के थ्रू आपके क्या करेंगे, मूव करेंगे पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल है इसका सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम पंप। तो होता क्या है कि आपके अंदर इंट्रासेल्युलर में, ठीक है, ये आपका इनर साइड में, ये आउटर साइड में ये एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है पोटेशियम और आपका ये। तो होता क्या है, देखिए सपोज़ ये प्रोटीन है आपका, कहाँ पे बनाऊँ, कहाँ पे, यहीं पे बना दूँ। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर आपका कोई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम ऑलरेडी कम है, ठीक है, फिर भी क्या होगा कि यहाँ से इधर को पोटेशियम ही डाले जाएंगे, पोटेशियम कम होने के बाद भी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बाहर को क्या फेंके जाएंगे, सोडियम। ओके, अब कितने, एक ATP में कितने सोडियम बाहर निकाले जाते हैं, कितने पोटेशियम अंदर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका एक ATP में 3 सोडियम बाहर फेंके जाएंगे और 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल आपके अंदर डाले जाएंगे। सो दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली हैं रिगार्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल को, जो प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।